कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारी कहानी किस प्लेस से सुन रहे हैं। अगली कहानी में मैं आपका नाम शाउट आउट करूंगा। आज आप सुनेंगे J.K. रोलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का चैप्टर 3 द लेटर्स फ्रॉम नो वन हिंदी में। कहानी पाठ में मैं किशोर। आइए सुनते हैं द लेटर्स फ्रॉम नो वन। ब्राजीलियन बोआ कंस्ट्रिक्टर के भाग जाने वाली घटना ने हैरी को उसकी जिंदगी की सबसे लंबी सजा दिलवाई। जब तक उसे वापस उसके कबोर्ड से बाहर आने की इजाजत मिली तब तक गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली ने इस बीच अपनी नई वीडियो कैमरा तोड़ दी थी, अपना रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज क्रैश कर दिया था और रेसिंग बाइक पहली बार लेकर निकला था तो प्रिवेट ड्राइव पार करती हुई बूढ़ी मिसेस फिक को उनकी बैसाखियों समेत गिरा दिया था। हैरी को स्कूल खत्म होने की खुशी थी, लेकिन डडली के गैंग से बचने का कोई तरीका नहीं था। वे लोग रोजाना घर पर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गार्डन, ये सब बड़े और बेवकूफ थे। चूंकि डडली उनमें से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बेवकूफ था, इसलिए वही उनका लीडर था। बाकी सब खुशी खुशी डडली के पसंदीदा खेल में शामिल हो जाते थे, हैरी हंटिंग। इसी वजह से हैरी जितना हो सके उतना समय घर से बाहर बिताता, इधर उधर घूमते हुए और गर्मियों के खत्म होने के बारे में सोचते हुए, जहां उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती थी। सितंबर आते ही वो सेकेंडरी स्कूल में जाने वाला था और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे डडली के साथ नहीं रहना पड़ेगा। डडली को अंकल वर्नन के पुराने प्राइवेट स्कूल स्मेल्टिंग्स में दाखिला मिल गया था। पियर्स पोल्किस भी वहीं जा रहा था। हैरी दूसरी तरफ जा रहा था स्टोन वॉल हाई, जो कि एक पब्लिक स्कूल था। डडली को यह बात बेहद मजेदार लगती थी। स्टोन वॉल में पहले ही दिन बच्चों का सर टॉयलेट में डाल देते हैं। डडली ने हैरी से कहा, ऊपर आकर प्रैक्टिस करना चाहोगे? नहीं शुक्रिया। हैरी ने कहा, बेचारा टॉयलेट, उसने कभी तुम्हारे सर जैसा भयानक कुछ नहीं देखा। हो सकता है वो उल्टी कर दे। इतना कहकर हैरी भाग गया, इससे पहले कि डडली उसकी बात समझ पाता। जुलाई के एक दिन आंट पेटूनिया डडली को उसका स्मेल्टिंग्स यूनिफॉर्म दिलाने लंदन ले गई और हैरी को मिसेस फिक के पास छोड़ दिया। मिसेस फिक आज उतनी बुरी नहीं थी। पता चला कि वो अपनी एक बिल्ली पर पैर रखकर गिर गई थी और उनकी टांग टूट गई थी। शायद इसी वजह से अब उन्हें अपनी बिल्लियों से पहले जितना प्यार नहीं था। उन्होंने हैरी को टीवी देखने दिया और थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे वो कई साल पुराना हो। शाम को डडली अपने नए यूनिफॉर्म में पूरे फक्र से लिविंग रूम में इधर उधर घूमता रहा। स्मेल्टिंग्स के लड़के गहरे मरून रंग की टेलकोट, नारंगी निकर और फ्लैट स्ट्रॉ हैट, जिसे बोटर कहा जाता था, पहनते थे। वो लोग एक गांठदार लकड़ी की डंडी भी रखते थे, जिसे टीचर न देख रहे हो तो एक दूसरे को मारने के काम में लाया जाता था। कहा जाता था कि यह भविष्य की ट्रेनिंग है। डडली को उसकी नई निकर में देखते हुए अंकल वर्नन ने भारी आवाज में कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे गर्व वाला पल है। आंट पेटूनिया की तो आंसू निकल पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका एक डडलकिंस इतना हैंडसम और बड़ा हो गया है। हैरी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि हंसी रोकते रोकते उसकी दो पसलियां टूट जाएंगी। अगली सुबह हैरी नाश्ते के लिए किचन में गया तो अंदर एक बहुत ही भयानक सी बदबू फैली हुई थी। बदबू सिंक में रखे एक बड़े मेटल के टब से आ रही थी। हैरी पास जाकर देखने लगा। टब में गंदे से कपड़े जैसे कुछ पड़े थे जो धूसर रंग के पानी में तैर रहे थे। ये क्या है? उसने आंट पेटूनिया से पूछा। उनके होंठ वैसे ही कस गए जैसे हर बार होते थे जब हैरी कोई सवाल पूछने की हिम्मत करता था। तुम्हारा नया स्कूल यूनिफॉर्म, आंट पेटूनिया ने कहा। हैरी ने फिर से टब में झांका। ओह,
मुझे नहीं पता था कि इसे इतना गीला होना पड़ेगा। आंट पेटूनिया झल्लाई। बेवकूफ मत बनो। मैं डडली के पुराने कपड़ों को ग्रे रंग में रंग रही हूं तुम्हारे लिए। जब मैं पूरा कर लूंगी तो ये बाकियों की तरह ही दिखेगा। हैरी को इस बात पर बहुत शक था, लेकिन बहस करना ठीक नहीं समझा। वो मेज पर बैठ गया और ये सोचने से खुद को रोकने लगा कि स्टोनवॉल हाई के पहले दिन वो कैसा लगेगा। शायद ऐसे जैसे उसने किसी बूढ़े हाथी की खाल पहन रखी हो। डडली और अंकल वर्नन अंदर आए। दोनों के नाक सिकुड़ रहे थे हैरी के नए यूनिफॉर्म की बदबू से। अंकल वर्नन ने हमेशा की तरह अखबार खोल लिया और डडली ने अपनी स्मेल्टिंग स्टिक, जिसे वो हर जगह ले जाता था, मेज पर पटकी। तभी दरवाजे के मेल स्लॉट की टक की आवाज आई और चिट्ठियों की फ्लप की आवाज मैट पर गिरी। अब डडली जाकर चिट्ठियां ले आओ, अंकल वर्नन ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहलवाइए। हैरी, जाकर चिट्ठियां ले आओ। डेडली को भेजिए। डडली, अपनी स्मेल्टिंग स्टिक से इसे ठोको। हैरी स्मेल्टिंग स्टिक से बचते हुए दरवाजे की तरफ गया। मैट पर 3 चीजें पड़ी थी। वर्नन की बहन मॉर्श का पोस्टकार्ड, जो ऑयल ऑफ वाइट में छुट्टियां मना रही थी, एक भूरा लिफाफा, शायद कोई बिल, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने वो चिट्ठी उठाई और उसे घूरने लगा। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई बड़ा इलास्टिक बैंड खिंच गया हो। उसकी पूरी जिंदगी में कभी किसी ने उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। कौन लिखेगा? उसके कोई दोस्त नहीं थे, ना कोई रिश्तेदार जो उसे याद करता हो। वो लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसीलिए वहां से भी कोई नोट नहीं आता था। लेकिन ये चिट्ठी यकीनन उसी के लिए थी। साफ साफ लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली कोठरी, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरी। लिफाफा मोटा और भारी था, पीले से पॉर्चमेंट का बना हुआ, और पता गहरे पन्ना हरे रंग की स्याही से लिखा था। उस पर कोई डाक टिकट नहीं था। लिफाफे को पलटते हुए हाथ कांप रहे थे उसके। पीछे बैंगनी मोम की सील लगी थी, जिस पर एक शस्त्र चिन्ह बना था, एक शेर, एक चील, एक बिच्छू और एक सांप, और बीच में एक बड़ा सा अक्षर एच। अंकल वर्नन ने रसोई से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो लड़के, क्या कर रहे हो? लेटर बम ढूंढ रहे हो क्या? वो अपनी ही मजाक पर जोर से हंस पड़े। हैरी अपनी चिट्ठी को घूरते हुए वापस रसोई में आया। उसने अंकल वर्नन को बिल और पोस्टकार्ड थमा दिया, खुद बैठ गया और धीरे धीरे पीले लिफाफे को खोलने लगा। अंकल वर्नन ने बिल झटके से फाड़कर खोला, गुस्से में नाक से आवाज निकाली और पोस्टकार्ड पलट कर देखा। मॉर्श बीमार है, उन्होंने आंट पेटूनिया को बताया। कुछ अजीब सा सेल्फिश खा लिया लगता है। डैड, डडली अचानक चिल्लाया। डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था, जो बिल्कुल उसी भारी पर्चे पर लिखी थी जैसा लिफाफा था, कि तभी अंकल वर्नन ने उसे उसके हाथ से झटके से खींच लिया। वो मेरी है। हैरी ने वापस लेने की कोशिश की। तुम्हें कौन लिखेगा? अंकल वर्नन ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उसे पढ़ा। उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। ट्रैफिक लाइट से भी तेज, और वहां भी नहीं रुका। कुछ ही सेकंड में वो पुराने दलिये जैसा सफेद पड़ गया। पेटूनिया, वो हकला उठे। डडली ने चिट्ठी छीनकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंकल वर्नन ने उसे उसकी पहुंच से बहुत ऊपर उठा लिया। आंट पेटूनिया ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने अपना गला पकड़ा और घुटने जैसी आवाज निकाली। वर्नन, ओह मेरे ईश्वर वर्नन। दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए, जैसे ये भूल गए हों कि हैरी और डडली अभी भी कमरे में है। डडली को अनदेखा किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने स्मेल्टिंग डंडे से अपने पिता के सिर पर एक जोरदार थपकी दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं वो चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ।
हैरी गुस्से से बोला, क्योंकि वो मेरी है। बाहर जाओ दोनों। अंकल वर्नन खरखराती आवाज में चिट्ठी को वापस लिफाफे में ठूंसते हुए बोले। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए। वो चिल्लाया। मुझे दिखाओ। डडली ने मांगा। बाहर। अंकल वर्नन दहाड़े और उन्होंने हैरी और डडली दोनों को गर्दन के पीछे से पकड़कर हॉल में फेंक दिया और रसोई का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हैरी और डडली ने तुरंत ही इस बात पर एक चुपचाप लेकिन जोरदार लड़ाई शुरू कर दी कि चाबी के सुराग से कौन सुनेगा। डडली जीत गया तो हैरी उसकी ऐनक एक तरफ से लटक रही थी, पेट के बल लेटकर दरवाजे और फर्श के बीच की दरार से सुनने लगा। आंट पेटुनिया कांपती आवाज में कह रही थी, वर्नन जरा पता तो देखो, ये लोग कैसे जान सकते हैं कि वो कहाँ सोता है? क्या तुम्हें लगता है कि वे घर पर नजर रख रहे हैं? अंकल वर्नन घबराकर बड़बड़ाए, नजर रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, शायद हमारा पीछा भी कर रहे हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए वर्नन? क्या हम उन्हें जवाब लिखें, बता दें कि हम नहीं चाहते? हैरी दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार से अंकल वर्नन के चमकते काले जूते रसोई में इधर उधर चलते देख सकता था। उन्होंने आखिरकार कहा, नहीं नहीं, हम इसे नजरअंदाज करेंगे। अगर उन्हें जवाब नहीं मिला, हाँ यही ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं उसे अपने घर में आने नहीं दूंगा पेट्रिया। जब हमने उसे घर में लिया था तब कसम खाई थी कि हम उस खतरनाक बेवकूफी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उस शाम जब अंकल वर्नन काम से लौटे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। वे हैरी से मिलने उसके कबर्ड में गए। मेरी चिट्ठी कहाँ है? अंकल वर्नन के दरवाजे से किसी तरह घुसते ही हैरी ने पूछा। मुझे कौन लिख रहा है? अंकल वर्नन ने सपाट स्वर में कहा, कोई नहीं, गलती से तुम्हें भेज दी गई थी, मैंने उसे जला दिया। हैरी गुस्से से बोला, वो गलती नहीं थी, उसमें मेरा पता कबर्ड लिखा था। चुप। अंकल वर्नन गरजे और छत से 2-3 मकड़ियां नीचे गिर पड़ी। उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं और फिर जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई जो काफी दर्दनाक लग रही थी। अब हाँ हैरी, इस कबर्ड के बारे में तुम्हारी आंट और मैं सोच रहे थे, तुम इसके लिए अब थोड़ा बड़े हो रहे हो। हमें लगता है कि अच्छा होगा अगर तुम डडली के दूसरे बेडरूम में चले जाओ। हैरी ने पूछा। क्यों? सवाल मत पूछो, अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डर्सली के घर में 4 बेडरूम थे, एक अंकल वर्नन और आंटी पेटुनिया के लिए, एक मेहमानों के लिए। अक्सर अंकल वर्नन की बहन मॉर्श वहां रहती थी। एक जिसमें डडली सोता था और एक जिसमें डडली उन सभी खिलौनों और चीजों को रखता था जो उसकी पहली बेडरूम में नहीं समा सकती थी। हैरी को नीचे कबोर्ड से अपना सारा सामान इस कमरे में ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगा। वो बिस्तर पर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। यहां लगभग हर चीज टूटी हुई थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा एक छोटे से काम करने वाले टैंक के ऊपर रखा था। डडली ने इसे एक बार पड़ोस के कुत्ते के ऊपर चलाया था। कोने में डडली का पहला टेलीविजन सेट पड़ा था जिसमें उसने अपना पैर घुसा दिया था जब उसका पसंदीदा कार्यक्रम रद्द हो गया था। एक बड़ा पिंजरा था जिसमें कभी एक तोता रखा जाता था जिसे डडली ने स्कूल में एक असली एयर राइफल के बदले बदल लिया था। वो राइफल अब एक शेल्फ पर रखी थी जिसमें पीछे का हिस्सा मुड़ा हुआ था क्योंकि डडली उसके ऊपर बैठ गया था। बाकी शेल्फ किताबों से भरी हुई थी। वे ही कमरे की ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर लगता था कि उन्हें कभी छुआ भी नहीं गया। नीचे से डडली की चीख सुनाई दे रही थी। मुझे वो वहां नहीं चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए, उसे बाहर निकालो। हैरी ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। कल तक वो कुछ भी देने को तैयार था ताकि वो इसी कमरे में रह सके,
लेकिन आज वो इस कमरे में रहने से ज्यादा उस चिट्ठी के साथ अपने कबर्ड में वापस जाना चाहता था। अगली सुबह नाश्ते के समय सब बहुत चुप थे। डडली सदमे में था। उसने चीखा चिल्लाया था, अपने पिता को स्मेल्टिंग स्टिक से पीटा था, जानबूझकर उल्टी की थी, अपनी मां को लात मारी थी और यहां तक कि अपने कछुए को ग्रीन हाउस की छत पर दे मारा था। फिर भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और बड़ी कसक के साथ चाहता था कि काश उसने चिट्ठी हॉल में ही खोल ली होती। अंकल वर्नन और आंट पेटोनिया एक दूसरे को शंका भरी नजर से देख रहे थे। जब डाक आई तो अंकल वर्नन, जो शायद हैरी के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने डडली को जाकर चिट्ठियां लाने को कहा। डडली की स्मेल्टिंग स्टिक की ठक ठक पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। फिर वो चिल्लाया, एक और चिट्ठी है मिस्टर एच। पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिवेट ड्राइव। एक दबे हुए चीख जैसी आवाज के साथ अंकल वर्नन अपनी कुर्सी से कूदे और हॉल की तरफ दौड़े। हैरी भी उनके पीछे दौड़ा। अंकल वर्नन को चिट्ठी लेने के लिए डडली को जमीन पर पटक कर उससे लड़ना पड़ा और ये लड़ाई और मुश्किल तब हो गई जब हैरी पीछे से लपक कर अंकल वर्नन की गर्दन से चिपक गया। 1 मिनट की धक्का मुक्की में, जिसमें सबको स्मेल्टिंग स्टिक से काफी चोटें लगी, अंकल वर्नन हांफते हुए उठे। हैरी की चिट्ठी हाथ में कसकर पकड़ी थी। अपने अपने कबर्ड में जाओ, मेरा मतलब है अपने कमरे में, उन्होंने हांफते हुए कहा। डडली, तुम भी जाओ, बस जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल चक्कर लगाता रहा। किसी को पता था कि वो कबर्ड से निकलकर यहां आ गया है और शायद उन्हें यह भी पता था कि उसे उसकी पहली चिट्ठी नहीं मिली। इसका मतलब वो लोग फिर कोशिश करेंगे और इस बार वो किसी भी हाल में उन्हें रोकेगा नहीं। उसने एक योजना बनाई। मरम्मत की हुई अलार्म घड़ी अगले दिन सुबह 6 बजे बजी। हैरी ने जल्दी से उसे बंद किया और धीरे धीरे कपड़े पहन लिए। डर्सलीज को जगने नहीं देना था। वो सीढ़ियां बिना लाइट जलाए नीचे उतरा। उसे प्रिवेट ड्राइव के कोने पर जाकर पोस्टमैन का इंतजार करना था और सबसे पहले नंबर 4 की चिट्ठियां ले लेनी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो अंधेरे हॉल में रेंगता हुआ मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। हैरी उछल पड़ा। उसने दरवाजे की चटाई पर किसी बड़े नरम चिपचिपे जिंदा चीज पर पैर रख दिया था। ऊपर की लाइटें जल उठी और हैरी के डर के मारे पता चला कि वो बड़ी नरम चिपचिपी चीज उसके अंकल का चेहरा था। अंकल वर्नन सोए हालत में दरवाजे के ठीक सामने पड़े थे। जाहिर था कि वे ये पक्का करने के लिए वहीं लेटे थे कि हैरी वहीं ना कर सके जो वो करने की कोशिश कर रहा था। वो लगभग आधे घंटे तक हैरी पर चिल्लाए और फिर उसे जाकर चाय बनाने को कहा। हैरी दुखी मन से रसोई में चला गया और जब तक वो वापस आया डाक आ चुकी थी, सीधी अंकल वर्नन की गोद में। हैरी ने हरे रंग की स्याही से लिखे 3 और लिफाफे देखे। वो शुरू ही कर पाया था कि अंकल वर्नन उसके सामने ही वे सारे लिफाफे टुकड़ों में फाड़ने लगे। उस दिन अंकल वर्नन काम पर नहीं गए। वे घर पर ही रहे और उन्होंने डाक डालने वाली स्लॉट पर कीले ठोककर उसे बंद कर दिया। देखो, अंकल वर्नन ने मुंह में कीले दबाए हुए आंट पेटूनिया से कहा, अगर ये चिट्ठियां पहुंच नहीं पाएंगी तो ये लोग खुद ब खुद हार मान लेंगे। आंट पेटूनिया ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका चलेगा, वर्नन। अंकल वर्नन बोले, ओह, इन लोगों का दिमाग अजीब तरीके से चलता है पेटूनिया, ये तुम हम जैसे नहीं होते। और उन्होंने आंट पेटूनिया के दिए हुए फ्रूट केक के टुकड़े से कील ठोकने की कोशिश की। शुक्रवार को हैरी के नाम 12 चिट्ठियां आई। क्योंकि वे मेल स्लॉट से अंदर नहीं जा सकी, इसलिए उन्हें दरवाजे के नीचे से धकेला गया। दरवाजे की साइड की दरारों में फंसाया गया और कुछ तो नीचे वाले बाथरूम की छोटी खिड़की से जबरदस्ती अंदर ठूंसी गई।
अंकल वर्नन उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियां जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ा और कीलें उठाई और आगे पीछे के दरवाजों की सारी दरारें तख्तों से बंद कर दी ताकि कोई बाहर न निकल सके। काम करते समय वे टिप्टो थ्रू द ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर उछल जा रहे थे। शनिवार को तो हालात हाथ से निकलने लगे। हैरी के नाम 24 चिट्ठियां घर के अंदर पहुंची, हर एक को 2 दर्जन अंडों के भीतर लपेटकर, जिन्हें बेचारे कंफ्यूज दूध वाले ने आंट पेटूनिया को लिविंग रूम की खिड़की से पकड़ा दिया था। अंकल वर्नन पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन पर चिल्ला चिल्लाकर शिकायत करने की कोशिश कर रहे थे और उधर आंट पेटूनिया फूड प्रोसेसर में चिट्ठियों के टुकड़े उड़ा रही थी। डडली ने हैरी से हैरानी से पूछा, आखिर कौन है जो तुमसे इतनी बुरी तरह बात करना चाहता है? रविवार की सुबह अंकल वर्नन नाश्ते की मेज पर बैठे तो थके और बीमार जैसे लग रहे थे, लेकिन खुश नजर आ रहे थे। रविवार को कोई डाक नहीं आती, उन्होंने खुशी से कहा, अपने अखबार पर मार्मलेट फैलाते हुए। आज कोई घटिया चिट्ठी नहीं। ये कहते ही रसोई की चिमनी से तेजी से कुछ नीचे गिरा और उनके सिर के पीछे जोर से आ लगा। अगले ही पल 30-40 चिट्ठियां गोलियों की तरह फायरप्लेस से बाहर निकलने लगी। डर्सली परिवार झुक गया, लेकिन हैरी हवा में कूद गया, कोशिश करने लगा कि कम से कम एक चिट्ठी पकड़ ले। आउट, बाहर निकलो। अंकल वर्नर ने हैरी को कमर से पकड़कर हॉल में फेंक दिया। जब आंट पेटूनिया और डडली चेहरे ढकते हुए बाहर भागे, अंकल वर्नर ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे सुन सकते थे कि कमरे में अभी भी चिट्ठियां दीवारों और फर्श से टकराती हुई बरस रही थी। उफ, बस अब बात हुआ, अंकल वर्नर ने कहा। कोशिश तो शांत तरीके से करने की थी, लेकिन उनका आधा मूंछ गायब हो चुका था, जिससे वे और डरावने लग रहे थे। 5 मिनट में सब यहां वापस आ जाओ, तैयार होकर। हम यहां से जा रहे हैं, बस कुछ कपड़े पैक करो, कोई बहस नहीं। उनकी खतरनाक शक्ल देखकर किसी ने बहस नहीं की। 10 मिनट बाद उन्होंने तख्तों से बंद दरवाजों को तोड़ मरोड़ कर खोला और सब कार में बैठकर हाईवे की तरफ तेजी से निकल पड़े। पीछे की सीट पर डडली सुलग सुलग कर रो रहा था। उसके पिता ने उसे डांटते हुए सिर पर मारा था, क्योंकि वो अपनी टीवी, वीसीआर और कंप्यूटर को खेल वाले बैग में भरने की कोशिश कर रहा था और सबको देर करा रहा था। वे चलते रहे और चलते ही रहे, यहां तक कि आंट पेटूनिया ने भी हिम्मत नहीं की कि पूछें वो कहां जा रहे हैं। हर थोड़ी देर में अंकल वर्नन अचानक तेज मोड़ लेते और कुछ देर के लिए उल्टी दिशा में गाड़ी दौड़ाते थे। इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं, वो हर एक बार बड़बड़ाते। वो पूरे दिन न खाने के लिए रुके न पानी के लिए। शाम होते होते डडली रोने लगा। उसकी जिंदगी का शायद ये सबसे बुरा दिन था। वो भूखा था, उसकी 5 मनपसंद टीवी प्रोग्राम मिस हो चुके थे और उसने कंप्यूटर पर किसी एलियन को उड़ाए बिना कभी इतना लंबा समय नहीं बिताया था। आखिरकार अंकल वर्नन एक बड़े शहर के बाहर एक उदास सी दिखने वाली होटल के पास रुके। डडली और हैरी को एक ही कमरे में रहना पड़ा, 2 तख्त और नम बदबूदार चादरों वाला। डडली तो खर्राटे लेकर सो गया, लेकिन हैरी खिड़की पर बैठा रहा, नीचे गुजरती कारों की रोशनी को देखता हुआ और सोचता हुआ। अगली सुबह उन्होंने नाश्ते में बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बा बंद टमाटर टोस्ट खाए। वे अभी खाना खत्म ही कर रहे थे कि होटल की मालकिन उनके टेबल तक आई। माफ कीजिए, क्या आप लोगों में से कोई मिस्टर एच पॉटर हैं? फ्रंट डेस्क पर इन जैसे करीब 100 खताएं हैं। उसने एक लिफाफा उठाकर दिखाया। हरे रंग की स्याही में लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, रूम नंबर 17, रेल व्यू होटल, कोकवर्थ। हैरी लिफाफा पकड़ने ही वाला था कि अंकल वर्नन ने उसका हाथ झटक दिया। औरत हैरानी से देखने लगी। मैं ले लूंगा। अंकल वर्नन झट से उठे और उसके पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए।
घर वापस चलना बेहतर नहीं होगा डियर? कई घंटे बाद आंट पेटूनिया ने धीरे से कहा, लेकिन अंकल वर्नन ने जैसे सुना ही नहीं। वो क्या ढूंढ रहे थे ये घर में किसी को नहीं पता था। वे एक घने जंगल के बीच गाड़ी ले गए, गाड़ी रोकी और बाहर उतरे। इधर उधर देखा, सिर हिलाया, फिर गाड़ी में आकर बैठे और चल पड़े। यही हरकत उन्होंने एक खेत, एक बड़े सस्पेंशन ब्रिज के आधे रास्ते और एक मल्टी लेवल पार्किंग की छत पर भी की। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? देर दोपहर डडली ने सुस्त आवाज में आंट पेटूनिया से पूछा। अंकल वर्नन तब तक समुद्र किनारे गाड़ी पार्क कर चुके थे, सबको अंदर से लॉक कर दिया था और खुद गायब हो गए थे। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। मोटे मोटे पानी के छींटे कार की छत पर पड़ रहे थे। डडली ने अपनी मां से कहा, आज सोमवार है, टुडे द ग्रेट हम्बर्टो आता है। मुझे ऐसी जगह रुकना है जहां टीवी हो। सोमवार? ये सुनकर हैरी को अचानक कुछ याद आया। अगर आज सोमवार है और टीवी शेड्यूल की वजह से दिनों का हिसाब रखने में डडली कभी गलती नहीं करता, तो कल मंगलवार हैरी का 11वां जन्मदिन था। बिल्कुल, उसके जन्मदिन कभी मजेदार तो होते नहीं थे। पिछले साल डर्सलीज ने उसे एक तार टांगने वाला हुक और अंकल वर्नन के पुराने मोजे दिए थे। फिर भी हर रोज तो कोई 11 साल का नहीं होता। तभी अंकल वर्नन वापस आए और हैरानी की बात, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके हाथ में लंबा सा पतला पैकेज भी था, लेकिन आंट पेटूनिया के पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया कि क्या खरीदा है। उन्होंने कहा, एकदम सही जगह मिल गई, चलो सब बाहर चलो। कार के बाहर ठंड थी। अंकल वर्नन एक ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रहे थे जो दूर समुद्र में एक बड़े पत्थर जैसी दिख रही थी। उस पत्थर के ऊपर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, इतनी दयनीय कि कोई भी देखकर कह दे कि यहां टीवी जैसा कुछ नहीं मिलेगा। आज रात तूफान आने वाला है, अंकल वर्नन ने खुशी से हाथ ताली में बजाते हुए कहा, और ये मिस्टर हमें अपनी नाव देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बूढ़ा बिना दांतों वाला आदमी उनकी तरफ लड़खड़ाता हुआ आया। उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कान थी और वो नीचे लोहे जैसे धूसर पानी में हिलती डुलती एक पुरानी नाव की ओर इशारा कर रहा था। अंकल वर्नन बोले, मैंने हम सब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, तो चलो सब लोग बैठ जाओ। नाव के अंदर भी ठंड थी। बर्फ सी ठंडी लहरों की बूंदें और बारिश उनकी गर्दन के अंदर तक सरक रही थी और ठंडी हवा उनके चेहरों पर चाबुक जैसी लग रही थी। घंटों जैसे लगने के बाद वे उस चट्टान तक पहुंचे, जहां फिसलते फिसलते अंकल वर्नन उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर का हाल बहुत बुरा था। तेजी से समंदर की घास जैसी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों की दरारों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी और फायरप्लेस गीला और खाली पड़ा था। वहां सिर्फ 2 कमरे थे। अंकल वर्नन का तैयार किया हुआ सामान निकला। हर किसी के लिए एक एक चिप्स का पैकेट और 4 केले। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन चिप्स के खाली पैकेट बस धुआं छोड़कर सिकुड़ गए। वे हंसकर बोले, अब तो उन चिट्ठियों की जरूरत महसूस हो रही होगी, है ना? वो बहुत खुश थे। शायद उन्हें पूरा यकीन था कि ऐसे तूफान में कोई भी यहां तक चिट्ठी पहुंचाने नहीं आएगा। हैरी ने भी मन ही मन उनकी बात मानी, लेकिन इससे उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। जैसे ही रात गहराने लगी, वादा किया गया तूफान पूरी ताकत से आसपास उमड़ पड़ा। ऊंची लहरों का पानी झोपड़ी की दीवारों पर छपाक से गिर रहा था और तेज हवा गंदे खिड़कियों को हिला रही थी। आंट पेटूनिया को दूसरे कमरे में कुछ फफूंद लगी चादरें मिली। उन्होंने डडली के लिए कीड़े लगे सोफे पर बिस्तर लगाया। वो और अंकल वर्नन बगल वाले उबड़ खाबड़ बिस्तर पर चले गए और हैरी को फर्श पर जितनी हो सके उतनी मुलायम जगह ढूंढकर सबसे पतली फटी पुरानी चादर में दुबकना पड़ा। रात बढ़ती गई और तूफान और भी भयंकर होता गया।
हैरी सो ही नहीं पा रहा था। वो कांप रहा था, करवट बदल रहा था, पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे भी आधी रात के बाद शुरू होने वाली गरज के सामने दब गए। डडली की घड़ी का चमकता हुआ डायल जो सोफे के किनारे उसकी मोटी कलाई से लटक रहा था, हैरी को बता रहा था कि उसके 11 साल होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। वो लेटा हुआ अपनी सालगिरह को पास आते देखता रहा, सोचता रहा कि क्या डर्सलीज को याद भी रहेगा, और ये भी कि वो रहस्यमयी चिट्ठी लिखने वाला इस वक्त कहां होगा। 5 मिनट बाकी थे। हैरी ने बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनी। उसे उम्मीद थी कि कहीं छत ही ना गिर पड़े। हालांकि अगर गिर भी जाती तो शायद अंदर थोड़ी गर्मी हो जाती। 4 मिनट बाकी थे। शायद जब वे प्रिवेट ड्राइव के घर वापस जाएंगे तो वो चिट्ठियों से इतना भर चुका होगा कि हैरी किसी तरह एक चिट्ठी चुरा ही लेगा। 3 मिनट बाकी थे। क्या ये समुद्र था जो चट्टान से इतनी जोर से टकरा रहा था? और 2 मिनट बाकी। ये अजीब सी चरमराने जैसी आवाज कैसी थी? क्या चट्टान टूटकर समुद्र में गिर रही थी? 1 मिनट बाकी था और वो 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद वो डडली को जगा दे, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। 3, 2, 1। पूरी झोपड़ी कांप उठी और हैरी सीधा बैठ गया, दरवाजे की तरफ घूरते हुए। कोई बाहर था। दरवाजा खटखटा रहा था अंदर आने के लिए। सुन रहे थे जेके रोलिंग की लिखी हुई महान उपन्यास हैरी पॉटर का चैप्टर 3 द लेटर्स फ्रॉम नो वन, हिंदी में। कहानी का अडेप्टेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं हैरी पॉटर के चैप्टर 4 में। तब तक के लिए नमस्कार।